नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। यात्रियों को झटका, नेशनल हाईवे 152D पर हरियाणा रोडवेज के 2 डिपो ने बंद की बस सर्विस। हरियाणा रोडवेज के नारनौल और अंबाला डिपो की ओर से नेशनल हाईवे 152D ग्रीन कॉरिडोर पर बसों में सवारियों की कमी के चलते एक बस का संचालन बंद कर दिया गया है। अब ग्रीन कॉरिडोर से केवल नारनौल से चंडीगढ़ के लिए 5 बसों का संचालन हो रहा है। नारनौल से 5 डिपो की 7 बसें ग्रीन कॉरिडोर से होकर चंडीगढ़ जा रही थी। इसमें 3 बस नारनौल डिपो की, 1 बस चंडीगढ़, 1 बस अंबाला, 1 बस दादरी व 1 बस पंचकुला डिपो की शामिल थी। नारनौल से चंडीगढ़ पहुंचने में यात्रियों के 3 से 3.5 घंटे कम लग रहे थे। वहीं 50 रुपए किराया भी कम लग रहा था, लेकिन नारनौल व पंचकुला डिपो ने 2 बसों की संचालन बंद कर दिया है। विभाग का कहना है कि इन बसों की बुकिंग एवरेज 18 से 19 रुपए प्रति किलोमीटर आ रही है। ऐसे में इन बसों को यात्रियों की कमी के कारण बंद कर दिया गया है। अब नारनौल डिपो ने 5:40 पर चंडीगढ़ जाने वाली बस का संचालन बंद कर दिया है। इसके अलावा पंचकुला डिपो ने भी नारनौल से रात 8 बजे चंडीगढ़ जाने वाली बस का संचालन बंद कर दिया है। जींद के 3 गांवों में पंचायत चुनाव का बहिष्कार, अंतिम दिन तक किसी ने नहीं भरा नामांकन। हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं के पहले चरण के चुनाव को लेकर बुधवार शाम को नामांकन प्रक्रिया संपन्न हो गई। जींद के चाबरी, भिड़ताना और रोजखेड़ा गांव के लोगों ने पंचायत चुनाव का बहिष्कार का ऐलान कर रखा था, इसलिए इन गाँव ने अंतिम दिन तक एक भी नामांकन दाखिल नहीं किया। ग्रीनफील्ड हाईवे नंबर 352A और नेशनल हाईवे 152D के पास इंटरचेंज पर चल रहे ग्रामीणों का धरना बुधवार को भी जारी रहा। ऐसे में अब 2 नवंबर को होने वाले सरपंच और पंच के पदों पर चुनाव की संभावना नजर नहीं आ रही है। ग्रामीण गुरुवार दोपहर को लुधियाना के पास टोल पर पहुंचेंगे और दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक टोल फ्री करवाएंगे। धरना कमेटी ने बताया कि चाबरी गांव के पास से जींद सोनीपत ग्रीनफील्ड हाईवे पर चढ़ने और उतरने के लिए रास्ता नहीं दिया गया है, जबकि बाकी दूसरे गाँव में जहां से भी हाईवे गुजर रहा है वहां रास्ता दिया गया है। मांग पूरी नहीं होने से खफा होकर ही ग्रामीणों ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव का बहिष्कार कर रखा है। जब तक हाईवे पर चढ़ने के लिए रास्ता नहीं मिल जाए, उनका धरना लगातार जारी रहेगा। दुष्यंत चौटाला ने एविएशन एंड डिफेंस कंपनियों को दिया हरियाणा में निवेश का न्योता। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा में एविएशन एंड डिफेंस के क्षेत्र में निवेश के लिए अपार संभावनाएं हैं। राज्य सरकार द्वारा करीब 5 महीने पहले हरियाणा एरोस्पेस और डिफेंस प्रोडक्शन पॉलिसी 2022 को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। यह जानकारी दुष्यंत चौटाला ने गुजरात के गांधीनगर में इजराइल के राजदूत नौर गिलोन तथा उनके साथ आए डेलीगेशन के साथ बातचीत में दी। उप मुख्यमंत्री हरियाणा के डेलीगेशन के साथ हरियाणा सरकार की ओर से डेफ एक्सपो 2022 में हिस्सा लेने के लिए गुजरात के गांधीनगर पहुंचे हुए हैं। इस डेफ एक्सपो 2022 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। डिप्टी सीएम ने इजराइल के अलावा विभिन्न देशों की एविएशन एंड डिफेंस क्षेत्र की बड़ी कंपनियों के साथ कई मीटिंग की और उनको हरियाणा में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया गया। बातचीत के दौरान कई कंपनियों ने रुचि दिखाई है। राम रहीम के ऑनलाइन सत्संग से जुड़े रहे बीजेपी नेता, मामले ने पकड़ा तूल। गृह मंत्री अनिल विज बोले, जेल विभाग देगा जवाब। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 40 दिनों की पैरोल और इस दौरान लाइव सत्संग करने को लेकर एक बार फिर से मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। विपक्षी नेताओं की ओर से लगातार राज्य सरकार पर हमला बोला जा रहा है। इस बाबत चंडीगढ़ में जब गृह मंत्री अनिल विज से मीडिया ने पूछा तो उन्होंने तपाक से कहा कि इस संबंध में जेल विभाग ही बता पाएगा, वहीं से पैरोल तय होती है। बाहर आकर राम रहीम द्वारा श्रद्धालुओं से मिलने और सत्संग करने पर विज ने कहा कि अब इस बारे में कोई भी फैसला यूपी सरकार और बागपत जिला पुलिस प्रशासन को करना है, यह हमारे यहाँ का मामला नहीं है। हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर सिंह गंगवा भी हिसार में राम रहीम के ऑनलाइन सत्संग से जुड़े और अनुयायियों के साथ नाम चर्चा में भाग लिया। प्रदेश के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने साफ कर दिया है कि पैरोल हर कैदी का अधिकार है। गुरमीत राम रहीम को भी उसी क्रम में पैरोल मिली होगी। सीएम ने विपक्ष के सभी आरोपों को नकार दिया है। हरियाणा में जारी रहेगी नगर पालिका कर्मियों की हड़ताल, मंत्री कमल गुप्ता के साथ बैठक में नहीं निकला हल। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता, नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रतिनिधि मंडल के बीच बुधवार को बातचीत विफल हो गई। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि इस वार्ता में कोई हल उनकी मांगों का नहीं निकल सका है। उक्त मीटिंग बुधवार को हरियाणा निवास में हुई थी। असंतुष्ट नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा ने बृहस्पतिवार 20 अक्टूबर को रोहतक में आपातकालीन बैठक बुलाई है। मीटिंग में आगामी आंदोलन का फैसला लिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि सरकार की वादा खिलाफी और हरियाणा कौशल रोजगार निगम को भंग करने, अनुबंध कर्मचारियों को पक्का करने, अनुबंध पर तैनात फायर स्टाफ को सेवा सुरक्षा प्रदान करने आदि मांगों को लेकर नगर निगमों, परिषदों व पालिकाओं के करीब 40,000 कर्मचारी बुधवार से 2 दिवसीय राज्यव्यापी हड़ताल पर चले गए हैं। नगर पालिका कर्मचारी संघ के राज्य प्रधान नरेश कुमार शास्त्री ने कहा कि 16 सूत्रीय मांगों पर सरकार समाधान नहीं कर पा रही है, इसलिए आंदोलन जारी रहेगा।
मौसम अपडेट। उत्तर पर्वतीय क्षेत्रों में सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ, हरियाणा सहित इन राज्यों में बारिश की संभावना, बढ़ेगी ठंड। गुरुवार सुबह उत्तर पर्वतीय क्षेत्रों में एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिस कारण उत्तर पर्वतीय इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी और हिमपात की संभावनाएं बन रही है, जिसकी वजह से संपूर्ण मैदानी राज्यों विशेषकर पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, एनसीआर और दिल्ली में दिवाली से पहले ही ठंड अपने तीखे तेवरों से आगाज करेगी। उत्तर पर्वतीय क्षेत्रों में इस सीजन की पहली बर्फबारी और मैदानी राज्यों पंजाब और उत्तरी हरियाणा के जिलों पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और चंडीगढ़ में भी हल्की बारिश की संभावना बन रही है। साथ ही हरियाणा और एनसीआर दिल्ली में मौसम करवट लेने वाला है, जिस कारण संपूर्ण इलाके में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज होगी। साथ ही अधिकतर स्थानों पर पारा 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे आने की संभावना बन रही है। उत्तर पर्वतीय क्षेत्रों में भारी मात्रा में हिमपात और पंजाब और हरियाणा के उत्तरी जिलों में बादलवाई के बीच हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान तेज हवाएं भी चल सकती हैं। 21 अक्टूबर को मौसम प्रणाली आगे निकल जाएगी और फिर से मौसम साफ और शुष्क बन जाएगा, परंतु संपूर्ण इलाके में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाने की परिस्थितियां अनुकूल बन जाएंगी। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। अगर यह मौसम प्रणाली तूफान में तब्दील होती है तो इस समुद्री चक्रवाती तूफान का नाम सितरंग रखा जाएगा, जो दीपावली पारू की रात्रि को झारखंड और पश्चिमी बंगाल पर टकराने की संभावना बन रही है। इस मौसम प्रणाली का हरियाणा व एनसीआर दिल्ली पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हरियाणा की जेलों में अब नहीं चलेंगे पंजाब के नियम, खट्टर सरकार ने लिया बड़ा फैसला। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा राज्य में लागू पंजाब जेल नियमावली 1894 को हरियाणा कारागार नियम 2022 से प्रतिस्थापित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। ये नियम राज्य के सभी जेलों में इसके प्रशासन और प्रबंधन, स्टाफ सदस्यों, दोषियों, विचाराधीन कैदियों, सिविल कैदियों, महिला कैदियों, युवा अपराधियों और बंदियों के संबंध में निवारक निरोध कानूनों के तहत लागू होंगे। इन नियमों को हरियाणा कारागार नियम 2022 कहा जाएगा। बनाए गए इन नियमों में नई भर्ती किए गए कैदियों के लिए उनके व्यक्तिगत व्यवहार, अध्ययन, स्वास्थ्य जांच आदि के लिए कक्षों की स्थापना का प्रावधान भी शामिल है। इन नियमों के तहत बंदियों के अलगाव के लिए वर्गीकरण, गैंगस्टरों और कट्टर कैदियों के लिए विशेष प्रावधान प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा कैदियों के अधिकार और कर्तव्यों को भी शामिल किया गया है। हरियाणा कारागार नियम 2022 में जेल के आहार में उचित भोजन, इसकी तैयारी और वितरण प्रबंध का प्रावधान भी किया गया है। महिला, वृद्ध और मानसिक रूप से बीमार कैदियों के लिए भी इन नियमों में विशेष प्रावधान किए गए हैं। रत्नावली में हरियाणवी फैशन शो, हरियाणा के लोक परिधानों में रैंप पर चलेंगे छात्र और छात्राएं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के युवा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग द्वारा रत्नावली राज्य स्तरीय सांस्कृतिक समारोह का आयोजन 28 से 31 अक्टूबर 2022 तक किया जा रहा है। रत्नावली में हरियाणवी फैशन शो का आयोजन 29 अक्टूबर को ऑडिटोरियम में किया जाएगा, जिसमें हरियाणा के लोक परिधानों को नवीन स्वरूप में प्रस्तुत कर विश्वविद्यालय के छात्र एवं छात्राएं रैंप पर चलेंगे। रत्नावली का आयोजन 2 साल के अंतराल के बाद हो रहा है। रत्नावली समारोह में जहाँ एक और 31 विधाओं में लोक कलाकार अलग अलग मंचों पर अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां प्रदान करेंगे, वहीं पर दूसरी ओर हरियाणा के लोक परिधानों को युवाओं से जोड़ने के लिए हरियाणवी फैशन शो का आयोजन किया जा रहा है। इस फैशन शो में हरियाणा की गाती, कमरी, धोती, खारा, घाघरा, घाघरी, चुंदड़ी, वायल, सोमपली, लहरिया, पगड़ी, गरखी आदि परिधानों को नवीन स्वरूप में रैंप पर उतारा जाएगा। आपको यहाँ पर बताते चलें कि रत्नावली कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का ही नहीं अपितु पूरे हरियाणा का एक ऐसा उत्सव बन चुका है जिसकी पहुंच विदेशों तक हो चुकी है। ऐसे में हरियाणवी संस्कृति को और अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए, युवाओं को अपनी परंपराओं से जोड़ने के लिए हरियाणवी फैशन शो का आयोजन किया जा रहा है। हरियाणा नीट यूजी काउंसलिंग पंजीकरण प्रक्रिया हुई शुरू, यहां से करें अप्लाई। चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान निदेशालय हरियाणा ने अंडर ग्रेजुएट नीट यूजी 2022 काउंसलिंग के लिए हरियाणा राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के लिए पंजीकरण विंडो खोल दी है। हरियाणा नीट यूजी 2022 काउंसलिंग के लिए उम्मीदवार 23 अक्टूबर रात 11:59 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यूजी काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए पंजीकरण करने का सीधा लिंक आधिकारिक वेबसाइट UHSRUG-counseling.com पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 23 अक्टूबर तक आवेदन पत्र सुधार प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं और साथ ही अपनी पसंद जमा करा सकते हैं। आपको बता दें कि हरियाणा में सरकारी और निजी कॉलेजों द्वारा दी जाने वाली MBBS और BDS सीटों पर प्रवेश के लिए हरियाणा MBBS उम्मीदवारों के लिए हरियाणा नीट यूजी काउंसलिंग आयोजित की जाती है। हरियाणा में मेट्रो का होगा विस्तार, बनाए जाएंगे 7 स्टेशन। DPR को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में रेजांगला चौक, गुरुग्राम से सेक्टर 21 द्वारका के बीच बेहतर संपर्क प्रदान करने के लिए द्वारका मेट्रो रेल कनेक्टिविटी परियोजना की अंतिम विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी DPR को मंजूरी दे दी गई है। DPR के अनुसार पालम विहार में रेजांगला चौक और द्वारका सेक्टर 21 स्टेशन को जोड़ने वाला स्पर या मेट्रो एक्सटेंशन 8.40 किलोमीटर लंबा होगा, जिसमें से 4 किलोमीटर पालम विहार से
गुरुग्राम में सेक्टर 111 और शेष 4.40 किलोमीटर सेक्टर 111 से सेक्टर 21 द्वारका तक होगा। इस पूरे रूट में 7 मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे। इससे दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की यात्रा करने वाले यात्रियों को भी सुगम परिवहन सुविधा मिलेगी और सेक्टर 21 द्वारका मेट्रो स्टेशन पर चेक इन सुविधा मिलेगी। जारी हुआ HCS परीक्षा की डेट शीट। 22 अक्टूबर को डाउनलोड करें एडमिट कार्ड। हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी HPSC ने हरियाणा सिविल सेवा HCS की मुख्य परीक्षा 2022 के लिए परीक्षा कार्यक्रम यानी डेट शीट जारी कर दी है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट hpsc.gov.in पर जाकर परीक्षा कार्यक्रम की जांच कर सकते हैं। HPSC HCS मुख्य परीक्षा 29 अक्टूबर 2022 और 1 नवंबर को पंचकुला में आयोजित करने के लिए पुनर्निर्धारित यानी रीशेड्यूल किया गया है। HCS की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम 9 अगस्त 2022 को घोषित किया गया था। उम्मीदवार अपने एडमिट कार्ड को 22 अक्टूबर से आयोग की वेबसाइट पर देख और डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों को बता दें कि वे अपने परीक्षा पत्र को A4 साइज के फॉन्ट में डाउनलोड करें। हरियाणा में अब राशन डिपो पर गेहूं के साथ बाजरा भी मिलेगा। इस तारीख से होगी शुरुआत। सर्द मौसम की आहट के साथ ही खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा राशन कार्ड उपभोक्ताओं को दिए जाने वाले अनाज में बदलाव किया गया है। अब उपभोक्ताओं को राशन डिपो पर गेहूं के साथ बाजरा भी मिलेगा। इस संबंध में प्रदेश के सभी डिपो धारकों को पत्र लिखकर सूचित किया गया है। वर्तमान में राशन कार्ड उपभोक्ताओं को डिपो पर गेहूं का वितरण किया जा रहा है, लेकिन अब गेहूं के साथ बाजरा भी वितरित किया जाएगा। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि 1 नवंबर से सभी राशन डिपोओं पर गेहूं के साथ बाजरे का वितरण सुनिश्चित किया जाए। इसमें गुलाबी राशन कार्ड धारकों को 18 किलो गेहूं और जबकि 17 किलो बाजरा दिया जाएगा। इसके अलावा पीले व खाकी राशन कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 2.5 किलो बाजरा व 2.5 किलो गेहूं वितरित किया जाएगा। साथ ही PM गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त यानी फ्री में मिलने वाला गेहूं अलग से दिया जाएगा। माजरा एम्स जमीन का पैसा ले चुके किसानों ने अभी खाली नहीं की है जमीन। कब्जा लेने के लिए केंद्र सरकार की टीम 20 अक्टूबर यानी आज आ रही है रेवाड़ी। माजरा में प्रस्तावित एम्स के लिए खरीदी गई जमीन का कब्जा लेने के लिए केंद्र सरकार की टीम 20 अक्टूबर को रेवाड़ी पहुंच रही है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से मंगलवार को DRO को पत्र जारी कर दिया गया है। जमीनों की रजिस्ट्री कराने के बाद इनकी कीमत वसूल चुके किसानों ने अभी तक जमीन खाली नहीं की है। किसानों ने रबी की फसल की बिजाई का कार्य इस जमीन पर शुरू कर दिया है। जिन किसानों के खेतों में मकान बने हुए हैं उन्होंने अपने मकान भी खेतों से नहीं हटाए हैं। जिला प्रशासन की ओर से किसानों को अभी तक किसी भी तरह की गाइडलाइंस जारी नहीं की है, जिससे किसानों में भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इस जमीन पर 5 किसानों के मकान बने हुए हैं। इन मकानों को हटाने के लिए उनके पास दूसरी जगह जमीन नहीं है। इन किसानों का कहना है कि सरकार की ओर से जब उन्हें जमीन के बदले प्लॉट दिए जाएंगे तभी वह इन मकानों में शिफ्ट करने की स्थिति में आ सकेंगे। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए एम्स का शिलान्यास कार्यक्रम भी डिले हो सकता है। एम्स निर्माण से दक्षिण हरियाणा के साथ साथ राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में लोगों को भी बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिल सकेंगी। रोहतक में आई ऑफिस अटेंडेंट के पदों पर भर्ती, इस तरह करे आवेदन। पंजाब नेशनल बैंक रोहतक ने ऑफिस अटेंडेंट के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आपको बता दें कि यह भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगी। जो भी इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं वे ऑफलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। पुरुष व महिला दोनों वर्गों के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर 2022 है। इन पदों के लिए उम्मीदवार का 10वीं पास होना जरूरी है तथा आवेदक हिंदी पढ़ने में सक्षम होना चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। न्यूनतम आयु 22 वर्ष, अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे। उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू व दस्तावेज सत्यापन के आधार पर किया जाएगा। वहीं उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन अवश्य देख लें। बाजार में लगातार चौथे दिन तेजी। सेंसेक्स 146 अंक बढ़कर 59,107 पर बंद। निफ्टी 25 अंक चढ़ा, रिकॉर्ड निचले स्तर पर रुपया। भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 146 अंकों की तेजी के साथ 59,107 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी की बात करें तो 25 अंक बढ़कर 17,512 के स्तर पर बंद हुआ। बाजार में लगातार चौथे कारोबारी दिन यह तेजी दिखाई दी। सेंसेक्स के 30 में से 10 शेयरों में तेजी देखने को मिली है, वहीं 20 शेयरों में गिरावट रही। धनतेरस और दीपावली से पहले सोने चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। धनतेरस और दिवाली पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है। कई लोग इस दिन सोना खरीदकर निवेश करने की औपचारिक शुरुआत भी करते हैं। सराफा बाजार में सोना 227 रुपए सस्ता होकर 50,135 रुपए पर आ गया है। अगर चांदी की बात करें तो इस सराफा बाजार में 245 रुपए सस्ती होकर 55,765 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। वहीं डॉलर के मुकाबले रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। ये 61 पैसे कमजोर होकर 83 रुपए 1 पैसे पर बंद हुआ। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।